गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जो है मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन पढ़ चुके थे, मोल प्रभात और जिसको कहते हैं हम द्रव्यमान प्रभात को पढ़ चुके थे। आज जो है हम इसका लास्ट टॉपिक पीपीएम कंसंट्रेशन या पीपीएम सांद्रता किसे कहते हैं, पीपीएम कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पीपीएम कंसंट्रेशन या पीपीएम सांद्रता किसे कहते हैं, डेफिनेशन के तौर पर भी इसको पूछा जा सकता है कि किसे कहते हैं, व्हाट इज द पीपीएम कंसंट्रेशन, है ना। पीपीएम सांद्रता क्या है। अब पीपीएम सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज पार्ट पर मिलियन, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन, ये इसका सांद्रता के आधार पर पार्ट्स पर मिलियन इसका जो है प्रकार है। क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट इज नोन इन कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन। अब इसको अगर हमारे नंबर ऑफ द सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ हम परसेंटेज की बात नहीं करना है तो 100 नहीं होगा, 1 मिलियन की बात करना है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख जो है सॉल्यूशन के में जो है 10 लाख भाग सॉल्यूट के जितने, मतलब बहुत कम पार्टिकल्स हो गए कि जितने जो है सॉल्यूट के पार्ट, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जो है विलियन के 10 लाख जो है किसी विलियन के 10 लाख भार भाग में विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। विलियन के कितना, 10 लाख है जिसको हम कहें 1 मिलियन भाग में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स या नंबर्स डिसॉल्व होंगे उसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम सांद्रता कहते हैं। अब इसके लिए सपोज एक एग्जांपल है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सब बहुत सारी गैसेस है। लेकिन अब इतनी सारी गैसों के बीच में सिर्फ एक, मान लीजिए हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिया, उसका जो है क्या है, पार्ट बहुत कम है, तो वो बहुत कम हो गया, तो ये सॉल्यूट के अकॉर्डिंग है। इतनी सारी गैसेस के बीच में कितना सॉल्यूट का पार्ट हो गया, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सिर्फ जो है भाग जो है डिसॉल्व है, घुले हुए हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो कोई भी विलियन हो गया, उसके 10 लाख भार भागों में विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। अब पीपीएम सांद्रता को, पीपीएम कंसंट्रेशन का हम फार्मूला क्या बता सकते हैं, तो पीपीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीपीएम इक्वल्स टू हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ टोटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, चाहे सॉल्यूशंस में, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन की, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू, अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, 10 लाख भार भागों की संख्या या 10 लाख पार्ट्स की, तो 10 लाख कहते हैं 10 टू की पावर 6 से इसको डिवाइड करते हैं और इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा पीपीएम सांद्रता का कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब किसी भी उसमें विलियन के जो है विलियन में विलय के भार भागों की संख्या बटे कुल जो है विलियन के भार भागों की संख्या गुणित क्या हो जाएगा, 10 की घात 6, है ना। किसी भी विलियन में ऊपर, किसी भी विलियन के जो है 10 लाख भार भागों में विलय के भार भागों की संख्या को हम विलियन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। और अगर मान लीजिए यदि ये भार किसमें है, ग्राम में है, तो विलियन के 10 की घात 6 ग्राम में विलय की मात्रा क्या कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, या 1 पीपीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इसको मान सकते हैं 1 पीपीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर लीटर। इस तरह से इसको भी हम पीपीएम को नोट
कर सकते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर, ग्राम 1 मिलीग्राम पर लीटर में पीसीएम कॉन्सेंट्रेशन को हम नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना, कि जो है अब हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी या विलयता। अब सॉल्युबिलिटी या विलयता क्या होती है, इसे कौन कौन से इफेक्ट करते हैं या फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी सपोज करो कि हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें हमने 1 चम्मच जो है नमक को डाला, उसको डिसॉल्व किया, क्या होगा, वो जो है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब हमने फिर देखते हैं कि फिर हमने 1 गिलास पानी को लिया, फिर उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला, 2 चम्मच नमक डाला, 3 चम्मच नमक डाला, 4 चम्मच नमक डाला, तो क्या होगा, हम उसको घोलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक जो है समय तक तो क्या होगा, शुगर जो है नमक उसमें क्या होगा, घुलता जाएगा पानी में, लेकिन एक समय के बाद में वो नमक क्या हो जाएगा, घुलेगा नहीं, बल्कि जाकर नीचे क्या हो जाएगा, उसके उसमें पैने में बैठ जाएगा। ठीक है, जब वो उसके पैने में बैठ जाएगा, ग्लास में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो वो उसकी एक सॉल्युबिलिटी होती है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर जाकर उसने क्या किया, डिसॉल्व हो गया और वो उसमें घुल गया। लेकिन उसी जो है हमने उसी जो है सॉल्ट सॉल्यूशन को, या जो नमक का जो हमारा विलियन था, जो जिसमें हम नमक घोल रहे थे, उसको ले जाकर हमने क्या किया, गर्म कर दिया। जब हम गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म करने पर थोड़ा सा वो और नमक घुल जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या पता चलता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो विलयता हम इसे कहते हैं कि एक निश्चित मात्रा में या एक मैक्सिमम क्वांटिटी तक तो वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है, लेकिन एक मैक्सिमम क्वांटिटी तक डिसॉल्व होने के बाद में वो जो है डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। अगर हम उसमें कुछ अदर जो है इम्प्रूवमेंट कर दें, या जैसे हमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया या उसका कुछ प्रेशर चेंज कर दिया, तो उस पर भी क्या होने लगता है, इफेक्ट होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमने उसको गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर किसी गैस में जो है कि द्रव में विलयता, अगर हम उसको ताप को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ताप को बढ़ाने पर जो गर्म करेंगे तो जो है घुली हुई गैस तो जो है बुलबुलों के रूप में निकल जाती है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है या विलयता होती है वो किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। कि अगर हमने किसी की गैस का जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया, या जैसे हमने किसी सॉल्यूशन को, जिसमें हमने बात कही कि हमारा जो है वाटर सॉल्यूशन है, उसमें हमने जो है नमक को डालकर या NaCl का जो सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी तरह से क्या है कि जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो गैस थी उसके अंदर, वो गैस किसके रूप में, वाटर जो है ड्रॉप्स के रूप में, या जो है बुलबुलों के रूप में, गैस के बुलबुलों के रूप में वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी तरह से जो है इस कंडीशन में क्या होगा कि जब गैस जो है बाहर निकल जाएगी तो इस क्रिया में क्या होगा, बहुत सारी ऊष्मा या हीट बाहर रिलीज होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण जो है गैसों का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, संकुचित हो जाता है, और जब संकुचित हो जाता है तो भी इसी कंडीशन होती है। अब अगर दूसरी बात देखें तो प्रेशर का भी इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पर, कि अगर कोई भी गैस जो है वो द्रव में घुली हुई है। अब अगर देखें कि सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर पर बहुत इफेक्ट करती है, कि अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, इसका रीजन ये होता है कि जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो जो है जितने भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आकर क्या होता है, लिक्विड की जो है सरफेस से टकराने लगते हैं, और टकराने के कारण जो है गैसों की जो है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, जो लिक्विड में डिसॉल्व करने की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। फिर अगर देखें कि इम्प्योरिटीज के कारण भी जो है सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अब इम्प्योरिटीज के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमने सोडा वाटर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें घुली हुई है, सोडा वाटर में हमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, घुली हुई रहती है किसमें, वाटर में,
ठीक है, पानी में जो है वो क्या घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। अगर हमने उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया तो नमक मतलब इम्प्योरिटीज हो गई, है ना, अशुद्धि हो गई। नमक को अगर हमने उसमें मिला दिया तो क्या हो जाएगा, झाग जो बाहर एकदम तेजी से निकलते थे वो झाग निकलना क्या हो जाता है, नमक डालने से कम हो जाते हैं। तो मतलब सॉल्युबिलिटी में क्या आ गई, इम्प्योरिटी आ गई। तो अशुद्धि के कारण भी जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, जो इम्प्योरिटीज रहती है, अशुद्धियां रहती है, उनका प्रभाव पड़ता है, और नेचर का भी जो है इस पर इफेक्ट पड़ता है कि कोई कोई सी जो है कोई सी जो है कोई सी गैस जो होती है बहुत आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाती है, और कोई सी गैस जो है वो आसानी से डिजोल्व नहीं होती। जैसे जैसे पोलर या ध्रुवीय विलायक, जैसे ध्रुवीय गैसें रहती है, पोलर गैसेस रहती है, जैसे HCl है, NH3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये SO2 है, ये आसानी से क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। जबकि इसके अपोजिट जो है जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इनकी विलायता या इनकी सॉल्युबिलिटी देखें तो ये कम होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो है मेन जो रीजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। एक तो जो है अशुद्धियों के कारण, पहला अगर हम देखें तो प्रकृति के कारण, गैस या द्रव की प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके कारण इफेक्ट करते हैं। दूसरा टेम्परेचर के कारण इफेक्ट करते हैं। तीसरा प्रेशर के कारण इफेक्ट करते हैं। और चौथा जो है वो इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग या अशुद्धियों के आधार पर जो है विलयता को जो है समझा जा सकता है कि विलयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये फैक्टर अफेक्टिंग जो है ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इस कंडीशन में ये होते हैं। अब इसके आगे हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे कि हेनरी का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखिए, है ना। तो राइट, हेनरी का नियम क्या है और इसकी सीमाएं लिखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, एक्सप्लेन हेनरी लॉज एंड इट्स लिमिटेशन। हेनरी का नियम क्या है और उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं या उसकी क्या सीमाएं हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना। तो हेनरी का नियम क्या है ये पढ़ते हैं। अब देखिए हेनरी का नियम क्या है ना। हेनरी का नियम है डेफिनेशन देखिए इसकी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। हम क्या कह रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि टेम्परेचर हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है किसी भी गैस की या एनी हाउ गैस जो है, कोई भी गैस है ना, किसी भी गैस की जो है लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की वो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। क्या कह रहे हैं हम, जब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो किसी भी एनी गैसेस जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसेस इन लिक्विड प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। मतलब स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलयता उसकी दाब के जो है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमारी हिंदी में डेफिनेशन हो गई। क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस की जो है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है। अब इस हेनरी का जो नियम है इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब इस हेनरी के नियम में यदि कोई गैस है और उसकी द्रव में विलयता है, सॉल्युबिलिटी है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी सॉल्युबिलिटी को हम मान लीजिए m मान लिया, हम इसको गणितीय रूप में या मैथमेटिकली इसको डेरिवेशन को कैसे प्रूव करेंगे ये लिखते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी को हमने लिखा है m, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है p के, तो हम लिखेंगे m प्रोपोर्शनल टू p या m समानुपाती या अनुक्रमानुपाती p, है ना। p क्या है, प्रेशर है, और m क्या है, जो भी सॉल्वेंट है उसकी मात्रा है या उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। तो कोई भी जो है गैस की मात्रा है और इसकी सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इस जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं और उसमें प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन, और जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट या
स्थिरांक को लगा दें तो क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट, हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया, कांस्टेंट लगाएंगे हम k, लेकिन k के साथ में हम h भी लगा देंगे। h क्या है, क्योंकि ये जो लॉ है ये हेनरी लॉ है, इसलिए यहाँ पर हमने हेनरी का लॉ के अकॉर्डिंग k h एक कांस्टेंट को या स्थिरांक को लगाया है, तो k h क्या हो जाएगा, p। तो हेनरी का नियम क्या हो गया, ये हेनरी का नियम, k h क्या है, स्थिरांक है, p क्या है, दाब या प्रेशर है, और m क्या है, सॉल्वेंट की वैल्यू है, ये सॉल्वेंट की मात्रा है, ठीक है, विलायक की मात्रा है। अब m p को हम इधर ले आए तो m अपॉन p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kh, है ना, मतलब द्रव्यमान मात्रा या दाब दोनों का रेशियो जो है, अनुपात है, किसके बराबर होता है, एक स्थिरांक के बराबर होता है। अब अगर हम देखें तो क्या है, m हमारा जो है मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, p क्या है, प्रेशर है गैस का, ठीक है, kh क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और उसको हम क्या कहेंगे, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। और ये सब जो है कब हो रहा है, जब टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, हमने लिखा था है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, तभी ये यहाँ पर फॉलो होता है। अगर इसी डेरिवेशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अब इसको देखें आगे, अगर मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें इस डेरिवेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कि किसी भी विलियन में जो है, किसी भी विलियन में गैस का जो मोल प्रभाज होता है वो विलियन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन अ सॉल्यूशन, किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन, है ना, is directly proportional to the partial pressure of the gas present over the gas, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर के, किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर के जो है प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। किसी भी गैस का जो है मोल प्रभार, किसी भी विलियन में किसी गैस का मोल प्रभार विलियन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के, पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। समझना, किसी भी सॉल्यूशन में गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लीजिए गैस है हमारी, उसका प्रेशर जो है उसको हमने क्या माना, P मान लिया, प्रेशर को हम P से शो करते हैं, वैसे भी ऊपर लिखा है P से, प्रोपोर्शनल का साइन लगाया क्योंकि प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, x के, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटा देंगे तो हमें क्या लगाते हैं, एक हम जो इक्वल का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k h x हो जाएगा, देख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, P जो है हमारा, वेयर k h इक्वल्स टू क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, है ना, P इक्वल्स टू क्या है, मोल फ्रैक्शन, नहीं P इक्वल्स टू क्या है, प्रेशर है, और K x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, x जो है ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, ये हमारा x मोल फ्रैक्शन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो वेयर, ठीक है, P इक्वल्स टू प्रेशर, k h इक्वल्स टू कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, और x इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हेनरी का लॉ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कई बार आप इसको किसी बुक में आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि x जो है वो प्रोपोर्शनल टू P मान लिया, या x इक्वल्स टू जो है k h p, इस तरह से भी मिल जाएगा, या फिर आपको x के नीचे a भी मिल जाएगा, p के नीचे a मिल जाएगा। तो उस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ एक डेरिवेशन प्रूफ करना है और ये डेरिवेशन हमारी यहाँ तक प्रूफ हो जाती है। देखिए हम पढ़ते हैं हेनरी के नियम की जो है सीमाएं
या लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के लॉ की क्या लिमिटेशन है, ये कब लागू होता है, कब एप्लीकेबल होता है, किस पर ये जो है फॉलो करता है अपने रूल्स को, वो कंडीशंस को देख लेते हैं हम, क्योंकि इसके पहले भी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेनरीज की जो लॉ की है वो लिमिटेशंस लिखिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ या हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, तो उसमें हमको क्वेश्चन का आंसर यही देना था। तो हेनरी का नियम तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हेनरी के नियम की सीमाएं नहीं पढ़ते, तो सीमाएं लिखिए कि क्या होती है लिमिटेशन। फर्स्ट पॉइंट इसका, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली। यह जो नियम है या ये जो लॉ है ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही अप्लाई होता है ना। यह जो नियम है यह सिर्फ तनु विलयनों पर ही लागू होता है, तनु विलयनों पर ही लागू होता है। इफ द गैस इज हाईली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, यदि कोई गैस है इस पर जो है, इफ द गैस इज हाईली सॉल्युबल, कोई भी गैस है वो जो है सॉल्वेंट में बहुत अधिक मात्रा में या हाईली जो है सॉल्युबल है, तो भी दिस लॉ इज नॉट ओबे, तो ये रूल जो है वहां पर फॉलो नहीं होगा। यदि कोई गैस जो है विलायक में अत्यधिक मात्रा में घुली हुई है तो उस कंडीशन में ये रूल जो है हमारा अप्लाई नहीं होता। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि जो हेनरी के लॉ का फर्स्ट सीमा ये है कि ये रूल्स, ये जो लॉ है, एक तो ये तनु विलयनों पर लागू होता है, और दूसरा यदि किसी गैस की द्रव में विलयता अत्यधिक है तो भी यह नियम जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट देखिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी लो एंड हाई रिस्पेक्टिव, दैट इज गैस शुड शो आइडियल बिहेवियर। अगर प्रेशर कैसा है, लो है, और टेम्परेचर कैसा है, हाई है, तो ये जो गैसें हैं वो आइडियल गैस के समान व्यवहार करती है। यदि जो हमारा दाब है वो निम्न है और ताप कैसा है वो अगर उच्च है, तो गैसों को आदर्श गैस के समान व्यवहार करना चाहिए। आदर्श गैस क्या होती है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आइडियल गैस क्या होती है, इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जितनी भी गैस है कि अगर दाब कैसा है हमारा निम्न है और ताप कैसा है उच्च है, तो जो गैस है वो किसके समान व्यवहार को दर्शाएगी, किसके समान बिहेवियर को शो करेगी, आदर्श गैस के समान व्यवहार को दर्शाती है। कब, इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, दैट इज जो है गैसेस बिहेवियर कैसा होता है, आइडियल बिहेवियर शो करती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन इसकी देखिए, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द लिक्विड, है ना, कोई भी गैस जो है वो विलायक से क्रिया नहीं कर सकती है, या जो गैस है वो इसको विलायक के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए, और रिएक्ट ना करके उसको कोई कंपाउंड भी नहीं बनाना चाहिए, यौगिक भी नहीं बनाना चाहिए। गैस शुड नाइदर एसोसिएट और डिसोसिएट इन लिक्विड, अगर गैस जो है क्या होगी कि किसी जो है लिक्विड के साथ या किसी सॉल्वेंट के साथ जब रिएक्ट करेगी और कंपाउंड बना लेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब वो कंपाउंड बना लेगी तो उसमें विलायक के साथ उसका क्या हो जाएगा, या सॉल्वेंट के साथ उसका जो है एसोसिएट या फिर डिसोसिएटेड जो है नहीं होना चाहिए। मतलब यदि गैस जो है विलायक के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके कभी भी उसको यौगिक नहीं बनाना चाहिए, गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि विलायक के साथ उसका संगुणन और वियोजन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं वो हमने पढ़ी थी। हेनरी का नियम की सीमाएं क्या है, हेनरी का नियम क्या है, उसकी सीमाएं क्या है।